बस्ती के आखिरी कोने पे एक टूटी सी झोपड़ी थी जहाँ से हर सुबह सिलाई मशीन की घरघराहट सुनाई देती थी। यही रमेश की दुनिया थी, एक दर्जी जो अपने छोटे से कमरे में दूसरों के कपड़े सिलते सिलते अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने बुनता था। रमेश की उम्र अब 40 के करीब थी, पर चेहरे पे संघर्ष की लकीरों के बावजूद मुस्कान कभी कम नहीं हुई। उसकी पत्नी सीमा भी उसके कामों में हाथ बटाती थी, कभी बटन ताकती, कभी धागे संभालती। दो बच्चे थे, सोनू और गुड़िया, जिनकी पढ़ाई ही रमेश की जिंदगी का मकसद था। बाबूजी, सोनू एक दिन बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए एक बड़ी दुकान लगाऊंगा जिसमें 100 मशीनें होंगी। रमेश हंस पड़ा, आंखें नम हो गई। बेटा, तेरा ये सपना ही मेरी दौलत है। एक शाम रमेश दुकान से लौट रहा था जब उसे खबर मिली कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई है। घर के पास से गैस सिलेंडर फटा था और लपटों में रमेश की सिलाई मशीन, ग्राहकों के कपड़े और उसकी जमा पूंजी सब राख हो गई। सीमा फूट फूट के रो रही थी, बच्चे सहमे हुए थे। रमेश ने सिर आसमान की ओर उठाया। क्यों भगवान, मेहनत की थी, चोरी तो नहीं की थी। कुछ दिन तक रमेश ने दूसरों के घरों में जाकर काम मांगा। किसी ने सिलाई का काम नहीं दिया, पर एक बुजुर्ग टेलर रामदीन काका ने अपना कोना दे दिया। रमेश, किस्मत के आगे झुक मत, मशीन फिर से आएंगी। मेहनत का कोई मजाक नहीं उड़ाता। रमेश फिर से काम पर लग गया। 2 साल तक बिना एक दिन छुट्टी लिए सिलाई की। पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। सोनू अब 8वीं में था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन स्कूल से प्रिंसिपल का बुलावा आया। रमेश जी, आपके बेटे ने जिला की परीक्षा में टॉप किया है। हमें उसे शहर के बड़े स्कूल में भेजना चाहिए, लेकिन फीस? रमेश ने धीरे से पूछा। हाँ, फीस तो बहुत है, प्रिंसिपल बोले, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ट्रस्ट से मदद की कोशिश कर सकता हूँ। रमेश ने इनकार कर दिया। बेटा मेरा है, जिम्मेदारी भी मेरी, मैं खुद खर्चा उठाऊंगा। रमेश ने एक व्यापारी हाफिज मियाँ से उधार लिया। उसने दुकान गिरवी रख दी, पर हाफिज मियाँ ने धोखा दिया। झूठे दस्तावेजों से दुकान अपने नाम कर ली और रमेश को बेघर कर दिया। अब कहाँ जाएंगे हम? सीमा बोली। रमेश की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस चुप्पी थी। वो बस्ती के मंदिर के पीछे बने एक कमरे में शरण लिए। रात को बच्चे के सो जाने के बाद सीमा ने कहा, अब तो किस्मत भी हमसे रूठ गई है। रमेश ने गहरी सांस ली। नहीं सीमा, यह सिर्फ परख है। वक्त हर किसी का आता है, हमारा भी आएगा। रमेश ने मंदिर में पंडित जी से इजाज़त लेके वहीं सिलाई मशीन बैठा दी। अब वो पूजा के कपड़े, भक्तों के धोती कुर्ते सिलता। धीरे धीरे लोगों को फिर से उसका काम पसंद आने लगा। सोनू अब कॉलेज में था और स्कॉलरशिप से पढ़ रहा था। गुड़िया भी 10वीं में अच्छे अंक ला रही थी। एक दिन सोनू ने पापा से कहा, अब मेरी कमाई शुरू हो गई है, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ बच्चों को। अब आपकी सिलाई मशीन को आराम चाहिए। रमेश की आंखें भर आई। तू मेरा सपना था बेटा, अब तू मेरा सम्मान बन गया है। अब रमेश 50 साल के करीब थे, लेकिन अब भी उनकी उंगलियों उसी लगन से कपड़ा सिलती जैसे पहले। फर्क बस इतना था कि अब वो मंदिर के बाहर सिलाई नहीं करता था, बल्कि सोनू ने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल दी थी, सच्चाई सिलाई सेंटर। पिता के नाम की दुकान है ये, सोनू ने उद्घाटन के दिन कहा था। उनके जैसे मेहनती इंसान का नाम अमर होना चाहिए। रमेश ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सब तुम्हारी माँ की दुआ और तुम्हारी लगन है। गुड़िया अब कॉलेज में थी और पत्रकार बनना चाहती थी। वह अक्सर समाज की सच्चाइयों पर रिपोर्ट बनाकर अखबारों में भेजती थी। एक दिन उसकी रिपोर्ट गरीब दर्जी के बेटे का बड़ा सपना एक मशहूर हिंदी अखबार में छपी। रमेश की फोटो के नीचे लिखा था, जिसने दूसरे के कपड़े सीते सीते अपना भाग सी लिया। एक दिन सोनू को एक नामी कंपनी से नौकरी का ऑफर आया, लंदन जाने का। पैकेज बहुत बड़ा था, पर एक शर्त थी, वो 5 साल तक भारत नहीं आ सकता था। पापा, सोनू उलझन में था, आप अकेले कैसे रहेंगे? रमेश ने कहा, बेटा तू मेरा सपना है और अब तेरा सपना भी मेरा है। जा, लेकिन वादा कर, हर रात मुझे कॉल करेगा। सीमा ने अपनी आंखें पोंछी और गुड़िया ने भाई को गले लगा लिया। लेकिन किस्मत को शायद एक आखिरी बार रमेश को परखना था।
सोनू के जाने के हफ्ते भर बाद रमेश को पेट में तेज दर्द हुआ। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो एक शब्द में सब कुछ थम गया, कैंसर, आखिरी स्टेज है। डॉक्टर बोला कुछ महीनों का ही समय है। रमेश ने किसी को कुछ नहीं बताया सिवाय सीमा के। अब आखिरी सपना है बच्चों को बिना चिंता दिए दुनिया छोड़ना। इसी बीच गुड़िया की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। हाफिज मियाँ द्वारा गरीबों की संपत्ति हड़पने का खुलासा। उसने पापा की पुरानी दुकान से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश किए। मुकदमा चला, महीनों तक चला, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। हाफिज मियाँ ने धोखाधड़ी से रमेश कुमार की संपत्ति छीनी। संपत्ति वापस किए जाए और रमेश को मानसिक क्षति का हर्जाना भी दिया जाए। जब रमेश ने यह खबर मिली तो उसने सीमा का हाथ पकड़ा। देखा, नसीब देर से आता है लेकिन आता जरूर है। और रमेश के पास सब कुछ था, पुरानी दुकान, नाम, सम्मान, बच्चों की तरक्की। बस जिंदगी धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। एक रात गुड़िया उसके पास बैठी थी। पापा, क्या आपको डर लगता है? रमेश मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैंने जिंदगी को सिला है अपने हाथों से। अब जो भी हो जाएगा वही नसीब का लिखा होगा। अगली सुबह रमेश चुपचाप इस दुनिया से चला गया, अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास लेटा हुआ, जैसे किसी कपड़े को अंतिम टाका लगा रहा हो। सोनू जब लंदन से लौटा तो उसके पिता के नाम पर एक ट्रस्ट खोला, रमेश फाउंडेशन। मेहनत करने वालों के लिए। गुड़िया अब एक प्रसिद्ध पत्रकार थी और उसने अपने पिता की जिंदगी पर एक किताब लिखी, नसीब का लिखा, जो लाखों लोगों के दिल को छू गई। उस बस्ती की दीवार पर एक नया स्लोगन लिखा गया, जिसके पास हौसला हो उसके लिए किस्मत बस एक मोड़ है। धन्यवाद।